दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों की 3 बार जांच की जाएगी ताकि छात्र किसी भी चीज को लेकर एग्जाम हॉल में प्रवेश न कर सके। जी हाँ, बोर्ड ने कहा है कि 2 बार केंद्र परिसर में और 1 बार शिक्षक द्वारा कक्षा में परीक्षा शुरू होने से पहले जाँच की जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर शिक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा हॉल में दूसरे परीक्षार्थी से बातचीत करने पर निष्कासित कर दिया जाएगा। वही परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे तक बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। तो अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें, नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल सहित पटना, भागलपुर, नालंदा सहित सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम बदल गया है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी जिले को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। नए नियम अनुसार अब बिहार के जिस जिले में आपने लर्निंग लाइसेंस बनाया है वहीं से अब अस्थायी लाइसेंस भी बनाया जाएगा। पहले लोग लर्निंग लाइसेंस के बाद किसी भी जिले से स्थानीय लाइसेंस बनवा लेते थे, लेकिन विभाग ने अब इस प्रक्रिया को बंद कर दिया है। आपको बता दूं कि परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने के लिए आदेश दिए हैं। इस आदेश से कई लोगों का आवेदन फंस गया है तथा वे अब दूसरे जगह से अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्णिया पुलिस रविवार को शराब की बड़ी खेप जब्त करने में सफल रही। जब पूर्णिया के जलालगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस ने NH-57 पर गाड़ी चेकिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की ओर से अररिया की तरफ जा रही एक ट्रक से 14,754 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। साथ ही हरियाणा के निवासी 2 सहोदर भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस उन दोनों से सघन पूछताछ में जुटी हुई है। जब पुलिस उस रैकेट तक पहुंचने के प्रयास में है जो इस मात्रा में शराब तस्करी करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी। इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब छात्र जूता मोजा पहन करके परीक्षा दे सकते हैं। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी छात्र अभिभावक DO के साथ साथ नोडल अधिकारियों को दी है। इससे पहले जो गाइडलाइंस जारी किया गया था उसके तहत जूता मोजा पहन करके छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, सिर्फ चप्पल पहन करके परीक्षा भवन में जाने की अनुमति थी। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया है। जहां 1 फरवरी से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा होने वाली है, जिसमें 13 लाख से भी अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के शरजील इमाम पर अब देशद्रोह का केस चलेगा। यह CAA के खिलाफ देश भर में जब आंदोलन चल रहा था तो उस दौर में बिहार के रहने वाले शरजील इमाम का नाम सुर्खियों में आया था। शरजील इमाम ने CAA का प्रोटेस्ट करते हुए भड़काऊ भाषण दिए थे और बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जहानाबाद के रहने वाले शरजील इमाम के खिलाफ कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा। शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ दिल्ली के जामिया में भड़काऊ भाषण दिए थे। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने इमाम के खिलाफ यानी कि शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की 1.25 करोड़ से भी अधिक जीविका दीदियां अब अधूरे प्रधानमंत्री आवास योजना और फिर पूर्व के अधूरे इंदिरा आवास के निर्माण को पूर्ण करने में मददगार बनेगी। BDO, ग्रामीण आवास सहायक और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक इसमें समन्वय का काम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को ये जिम्मेवारी सौंपी है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि 5-7 सालों से लंबित आवास अगर पूर्ण नहीं हुए तो फिर अधिकारी इससे गंभीरता से पहल करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में करीब 4 लाख
लाख प्रधानमंत्री आवास योजना और फिर पूर्व के 3 लाख इंदिरा आवास अधूरे हैं। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग ने सस्ते ब्याज पर जीविका समूह से ऋण दिलाने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे अधिक लंबित आवास वाले जिलों में समस्तीपुर जिला में 34,519, दरभंगा में 34,299, सीतामढ़ी में 25,914, अररिया में 25,537, मधुबनी में 23,224, बेगूसराय में 22,317, पश्चिमी चंपारण में 17,768, सुपौल में 16,419, मुजफ्फरपुर में 16,239 तथा पटना में 14,854 आवास का निर्माण लंबित है। ऐसे में अधिकारियों को 15 फरवरी तक निर्माण कार्य हर हाल में पूरा करने की चेतावनी दी गई है। वहीं इंदिरा आवास योजना की समीक्षा में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से साल 2015-16 तक राज्य में यानी कि बिहार में इंदिरा आवास योजना के तहत 22,42,346 लक्ष्य के विरुद्ध 19,03,836 आवास की स्वीकृति दे दी गई थी, जहां इनमें से 3,27,765 आवास अपूर्ण है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने खेतों की प्यास बुझाने और फसलों को हरा भरा रखने के लिए किसानों की मदद सरकार कर रही है। जब बिहार के किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है। जब चाहेंगे तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके जरिए आपको यानी कि किसानों को ड्रिप सिंचाई के प्रति आकर्षित करने के लिए कृषि विभाग काम कर रहा है। तो जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस तकनीक को अपनाने पर 90% अनुदान किसानों को मिलता है। सरकार के द्वारा बचे हुए 10% तथा कुल व्यय का जीएसटी का भुगतान संबंधित संस्थान और फिर किसानों को करना होता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए डीबीटी पोर्टल पर आवेदन किया जाना है। इसमें किसानों को अपने पसंद की कंपनी का चयन का अधिकार भी रहता है। आवेदन करते समय किसान के पास कम से कम 3 साल का एलपीसी होना चाहिए। पानी की बचत और उत्पादन में वृद्धि, इस विधि से सभी तरह की खेती की जा सकती है, जहां इससे पानी की भी बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। ड्रिप सिंचाई में मंद गति से बूंद बूंद करके प्लास्टिक के पाइप से फसलों की जड़ों में पानी दिया जाता है। इस योजना से जल की खपत कम होती है, साथ ही सिंचाई में 60% जल की बचत होती है। इसके अलावा 25 से 30% उर्वरक की खपत में भी कमी होती है। इससे 25 से 35% उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी चुनाव 2022 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्न फिर से जाग गया है, बाहर आ गया है। अब की बार इसका राग छेड़ा है किसान नेता राकेश टिकैत ने। किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया और यहीं पर जिन्ना के जिन्न को याद किया। राकेश टिकैत ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जो भूत है वह अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वह 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर आया है। 15 मार्च तक ये भूत यही प्रवचन देगा। उनसे जनता को बस बचना है। यहाँ जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जब तक देश जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम में बंटा रहेगा देश विकास नहीं कर सकता है। राकेश टिकैत ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर काफी बात की है। उन्होंने कहा कि 13 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली में होने के बाद अगर चुनाव में किसानों को बताना पड़ेगा कि क्या करना है तो इसका मतलब किसानों की ट्रेनिंग कच्ची रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कई सड़कें आम लोगों के लिए बंद रहेंगी। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को गांधी मैदान में राज्यपाल 9 बजे एक झंडोत्तोलन करेंगे। इसको लेकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। अभी आपको बताएंगे पटना का ट्रैफिक प्लान के बारे में। तो उस दिन फ्रेजर रोड की पश्चिमी लेन डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान तक सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगी। यह लेन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कारकेड, उनके परिवार के वाहनों और अति विशिष्ट अतिथियों के लिए रिजर्व रहेगी। वहीं न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वाहन परिचालन पर रोक रहेगी। पटना जंक्शन फ्लाईओवर से राम गुलाम चौक की ओर भी वाहन नहीं जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि इसी साल 2022 में बिहार में डिजिटल इंडिया का दायरा बिहार में बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी का सफल संचालन के बाद अब इसका दायरा शहरी निकायों में भी बढ़ाया जा रहा है। जुलाई तक शहरी निकायों में 2000 नए कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन महिलाएं करेगी, यानी कि महिलाएं इसको चलाएगी। इसके जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के साथ ही महिला सशक्तिकरण का मकसद भी आसानी से पूरा हो सकेगा। सीएससी की बागडोर महिलाओं के हाथ में सौंपने से आधी आबादी तक इन सेवाओं का विस्तार अधिक सहजता से होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार के मुताबिक गांव और शहरों में डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ने में अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। नए सेंटर खोलने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्तर पर नगर विकास विभाग को भी हर संभव मदद दी जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में खीरा खाने वालों की संख्या बड़ी है, लेकिन आपको पता होगा कि दुनिया में भारत का खीरा सबसे ज़्यादा खाया जाता है। यहाँ तक कि खीरा के मामले में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसलिए आपको क्रेडिबल ऐप के माध्यम से यह खबर बताई जा रही है, जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा खीरा निर्यातक बनकर उभरा है। जहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक 114 मिलियन डॉलर से अधिक खीरा और ककड़ी का निर्यात किया गया, जबकि 2020-21 में 200 मिलियन डॉलर से अधिक निर्यात किया गया है। इस समय 20 से अधिक देशों में खीरा निर्यात किया जाता है, जहां इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रूस, चीन, श्रीलंका, इजराइल शामिल है। सरकार ने बताया है कि अप्रैल और अक्टूबर 2021 से 114 मिलियन डॉलर मूल्य के खीरा निर्यात करता है, जबकि 2020-21 में 200 मिलियन डॉलर से अधिक निर्यात किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक महिला डीएम की सराहना की है। जिस महिला डीएम को पीएम मोदी से तारीफ मिली है उसका नाम इनायत खान है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आकांक्षा जिलों में शामिल बिहार के शेखपुरा जिले के पिछड़ेपन को दूर करने में इनायत खान की कोशिश की सराहना की है। पीएम मोदी ने शेखपुरा में कुपोषण के क्षेत्र में किए गए बेहतर कामों को सराहा है और कहा है कि अति पिछड़े जिलों को आकांक्षित जिले के रूप में चिन्हित करने से यहाँ बेहतर काम होने लगा है। आपको बता दूं कि देश के जिन 113 जिलों में आकांक्षा योजना चल रही है उसमें बिहार के शेखपुरा भी इस ओर काफी अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जहां वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार चालक बेहद संकरे पहाड़ी रास्ते से अपनी कार मोड़ रहा है। इतने संकरे रास्ते को देखकर लगता ही नहीं है कि यहाँ से कोई कार मोड़ सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस ड्राइवर की तारीफ भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग ड्राइवर को अपनी जान खतरे में डालने के लिए पागल तक करार दे रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो की सच होने की पुष्टि क्रेडिबल ऐप तो नहीं करता है। ये वीडियो कहां का है और इसका चालक कौन है, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली है। जहां वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि नीले रंग की एक कार पतले पहाड़ी रास्ते पर मुड़ती हुई दिखती है। जिस रास्ते पर गाड़ी को मोड़ा जा रहा है वह रास्ता बेहद ज्यादा संकरा है। इतने संकरे रास्ते को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ से गाड़ी मोड़ी भी जा सकती है। कार मोड़ते हुए पिछले टायर खाई की तरफ हवा में लटक जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर का कार पर कंट्रोल काफी अच्छा है। इसी वजह से वे गाड़ी को नीचे नहीं गिरने देते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि रास्ते के उसके एक तरफ खाई दिख रही है, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ है। ड्राइवर ने जिस तरीके से गाड़ी को मोड़ा है उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, यही कह रहा है कि भाई ये तो हेवी ड्राइवर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। पटना के बाकरगंज में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से हुई करोड़ों की लूट मामले पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि पटना में आज तक इतनी बड़ी लूट नहीं हुई है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि पूरे बिहार में हत्या, लूट और जघन्य अपराध की घटनाएं बढ़ती है, जहाँ बढ़ी है, लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ शराब के मामले में ही दिखाई पड़ते हैं, जहाँ उसके लिए सिर्फ शराब पीना ही अपराध रह गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत समेत दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर पड़ा है। अब कोरोना के भारत पर असर को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि भारत में कोरोना काल में गरीबों की आमदनी 53% तक घटी है। अब इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है। ये अब सामने है, गरीब और गरीब हम दो हमारे दो की चांदी। पिछले 5 सालों में गरीब लोगों की आय 53% कम हुई है, जबकि छोटे मध्यम वर्ग की आय 32% कम हुई है। वहीं अमीरों की आय 39% बढ़ी है। गरीब मध्यम वर्ग पर मार मोदी सरकार है, अमीरों की सरकार। यह कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास कहां है। पिछले 5 सालों में 2015-16 से 2020-21 तक 20% गरीब भारतीयों की आमदनी 53% तक कम हुई है, जबकि अमीरों की आमदनी 39% बढ़ी है। उन्होंने आगे लिखा है कि अमीरों का साथ गरीबों का वनवास। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की है। पीएम मोदी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए हैं। इस दौरान बच्चों के साथ उनके माता पिता और संबंधित जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। इस साल कुल 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 32 था। बच्चों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि आप सबको इन पुरस्कारों के लिए बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं देश की सभी
बेटियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता और टीचर्स को भी विशेष बधाई देता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से कहा है कि पुरस्कारों के साथ आपको जिम्मेवारी भी मिली है। हर किसी की आपसे अपेक्षा भी बढ़ गई है। आपको दबाव नहीं लेना है, इससे प्रेरणा लेनी है। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार काफ़ी सख्त है और आए दिन नए नए नियमों को लागू कर रही है। यह रेड लाइट जंप, ओवर स्पीडिंग, गलत साइड चलने के चलते दुर्घटनाएं बढ़ गई है, जिस पर लगाम लगाने के लिए सरकार काफ़ी सख्त हो गई है। सरकार ने चालान के दामों में इतनी वृद्धि कर दी है कि अब नियम तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचते हैं। जहाँ अब ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो फिर आपका 2 लाख रुपये तक का चालान कर सकता है। जी हाँ, अगर आप ट्रक चलाते हैं तो फिर नियमों को उल्लंघन करने पर आपका ओवरलोडिंग का 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये, फिटनेस नहीं होने पर 10,000 रुपये, परमिट वायलेशन के लिए 10,000 रुपये, इंश्योरेंस नहीं होने पर 4,000 रुपये, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये, बिना ढकी निर्माण सामग्री ले जाने के लिए 20,000 रुपये और फिर सीट बेल्ट ना लगाने के लिए आपका 1,000 रुपये का चालान कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा गठित करने का ऐलान किया है। जहां रविवार को पत्रकारों से कहा है कि नए मोर्चे में आज़ाद समाज पार्टी सहित 35 छोटे दल शामिल है, जो सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने मोर्चे का कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि अखिलेश चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मोर्चे में बड़े दलों को नहीं जोड़ना है, समुद्र में कूदने की जगह नदियां बनकर खुद बड़ा होना है। बहुत लोगों ने उन्हें नकारा है। अब बैसाखी के जरिए नहीं बल्कि खुद बढ़ूंगा और साथी दलों के साथ आगे जाऊंगा। प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री हमारे मोर्चे के समर्थन के बगैर नहीं बनेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी के मुखिया मायावती का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने वे चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जनता इस सरकार और फिर भाजपा से नाराज है, और जो लोग सरकार से नाराज हैं वे चंद्रशेखर के साथ हैं। जब जनता हमारे साथ है तो फिर चुनाव भी हम ही जीतेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान ने बिहार में लगातार गिरती हुई विधि व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। चिराग पासवान ने पटना के बाकरगंज में 2 दिन पहले दिन दहाड़े एक स्वर्ण आभूषण की दुकान में लगभग 14 करोड़ रुपए की हुई लूट को लेकर पीड़ित व्यवसायी के साथ ही उनके परिजनों से भी भेंट की है। जब व्यवसायी से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि बिहार में हर हाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिनके घर लूटपाट हुई है वह राज्य को सबसे ज्यादा टैक्स यानी कि कर देने वाले में से एक हैं। ऐसे में यदि यही लोग असुरक्षित हैं तो फिर प्रदेश में यानी कि बिहार में कारोबारी माहौल खराब होगा। चिराग पासवान ने राजधानी पटना में हुई लूटपाट पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि वे इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे। वहीं उन्होंने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर भी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद में मुख्यमंत्री पीड़ित के परिजनों के पास नहीं जाते हैं। वे हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, जो वोट दिया है उनके भी मुख्यमंत्री हैं, जो वोट नहीं दिया है उनके भी मुख्यमंत्री है। उन्हें कम से कम पीड़ित के परिजनों के घर जाना चाहिए, जिससे लोगों में एक बेहतर संदेश जाएगा। दोस्तों अब सेहत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अक्सर जगह जगह पर हमारे हाथों में दर्द महसूस होता है तो हम अपने हाथों की उंगलियां को चटकाकर उसे फोड़ते हैं। ऐसा करने पर हमें आराम तो मिल जाता है, लेकिन इस आदत से हम जीवन भर की बीमारी अपने घर ला सकते हैं। अगर आप भी इस आदत से परेशान हैं तो फिर तुरंत ही संभल जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। यह डॉक्टर्स कहते हैं कि हाथ अथवा पैर की उंगलियां चटकाने से आपकी हड्डियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपके काम करने की क्षमता में भी कमी आ सकती है। अगर आपको उंगलियां चटकाने की आदत है तो फिर गंभीर समस्या हो सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार उंगलियां चटकाने से आपको गठिया की समस्या हो सकती है। दरअसल हड्डियां आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती है। यदि आप बार बार अपनी उंगलियों को चटकाते हैं तो फिर इससे साइनोवियल फ्लूइड लिक्विड कम होने लगता है। हमेशा ऐसा करने से आपको पूरे जीवन भर गठिया की समस्या झेलनी पड़ सकती है, यानी कि गठिया की रोग हो सकती है। तो अगर आप भी अपने उंगलियां चटकाते हैं बार बार तो फिर आप संभल जाइए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून 2016 में एक अहम संशोधन होने जा रहा है, जहां इसके तहत अब शराब पीने वालों पर कार्रवाई करने के लिए अलग से प्रावधान किया जा रहा है। शराब पीने वालों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार या ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को सौंप दी जाएगी, जहां वह ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकेंगे और फिर शराब पीने के दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना करने का अधिकार होगा। इतना अधिक जुर्माना लेकर के संबंधित आरोपी को छोड़ा भी जा सकता है। हालांकि ये प्रावधान शराब की तस्करी, बिक्री, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और शराब से जुड़े किसी भी तरह का धंधा करने वालों पर लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई शराब की बोतलों के साथ भी पकड़ा जाएगा तो फिर उस पर भी इस नए संशोधन में किए गए प्रावधान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो शराब पिए हुए पकड़े जाएंगे या फिर दूसरे राज्यों या स्थानों से पीकर यहां आते हैं और यहां ब्रेथ एनालाइजर की जांच में पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि समाज के हर क्षेत्र में आज बिहार की बेटियां अपने दम पर नए कीर्तिमान कर रही है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, खेल या फिर फिल्म का क्षेत्र हो, यहाँ की बेटियां शिखर छू रही है, बिहार का मान बढ़ा रही है। जहाँ एक ओर सेना में बतौर पायलट शिवांगी सिंह और भावना कंठ जैसी लड़कियां लड़ाकू और टोही विमान उड़ा रही है, वही गायन के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर का नाम अब राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा है। जब बॉलीवुड में नेहा शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और खेल में श्रेयसी सिंह जैसे कई बड़े नाम हैं, जहां हौसले के उड़ान से बिहार की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर के लोग अभी वायरल फीवर की चपेट में हैं। जब पिछले करीब 3 सप्ताह से फीवर, सर्दी और खांसी से लोग पीड़ित हो रहे हैं, दवाओं की बिक्री भी बढ़ गई है। जब भागलपुर जिले में प्रतिदिन तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की दवाओं की बिक्री हो रही है और वही शहरी क्षेत्र में 5 से 6 लाख रुपए की दवाएं बेची जा रही है। जहां ऑक्सीमीटर और फिर सैनिटाइजर की बिक्री बंद थी, अब इसमें 5% की बिक्री बढ़ी है। जहां डॉक्टरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच मतभेद लंबे समय से कायम है, लेकिन अब पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए ऐसी बात कह दी है जो कि तेजस्वी यादव के प्रशंसकों को नागवार गुजर सकता है। पप्पू यादव ने कहा है कि वे तेजस्वी यादव का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका नाम सुनते ही पूरे दिन का जतरा खराब हो जाता है। पप्पू यादव ने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा है कि सुबह सुबह अगर तेजस्वी यादव का भी नाम सुन लेता हूं तो फिर पूरा दिन खराब निकलता है। पप्पू यादव ने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा है कि सुबह सुबह अगर तेजस्वी यादव का भी नाम सुन लेता हूं तो पूरा दिन खाना तक नसीब नहीं होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। पप्पू यादव ने कहा है कि एक ऐसे नेता का नाम लेना किसी के मुंह से अच्छा नहीं लेता, वह तो एक विरासत का नेता है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सिर्फ जाति वोट बैंक से वह राजनीति करता है, बिहार में जातिवाद उन्माद पैदा करता है। मैं तो आग्रह करता हूं कि ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेताओं को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, तभी बिहार का विकास संभव होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का यानी कि स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की रविवार को फिर से वकालत करते हुए कहा कि वे इस मांग को सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। ललन सिंह ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहारवासी कोई भी भीख या फिर कर्जा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। बिहार वासियों के हक की आवाज हम लोग सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेट्स यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से विकासोन्मुख योजनाओं में वित्तीय सहायता मिलेगी और तभी राष्ट्रीय औसत के विकास दर को छू पाएगा बिहार। दोस्तों बात करते हैं कि पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी और फिर बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी खासा पड़ रहा है, जिसके चलते यहां सर्दी चरम पर है। कई राज्यों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन प्रभावित कर रखा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना सहित कई इलाकों में आंधी, बारिश और ओला गिरने की आशंका जताई है। दरअसल बिहार के मौसम में पिछले 24 घंटे में तेजी से बदलाव आया है। अचानक ये बदलाव तेज ठंडी हवाएं के चलते आया हुआ है। कई जिलों में तो आलम यह हो गया है कि दिन और फिर रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं बचा है, जहाँ कहीं कहीं तो फिर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है, जहाँ विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। आपको बता दूं कि पटना सहित पूरे बिहार में अगले 2 दिन यानी कि 26 जनवरी तक बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मंगलवार को यानी कि आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जहानाबाद, सारण, नवादा और आरा में ओला पानी के साथ ओला भी गिर सकता है। जहां मौसम विभाग के मुताबिक ओलावृष्टि के बाद रात का तापमान 3 डिग्री तक पहुंच सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत में मसाले की कीमत में तेजी होने से सब्जी का स्वाद ही फीका पड़ गया है। यह मसाले से ही सब्जी का स्वाद बनता है, लेकिन इसके कीमत में वृद्धि होने से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। हल्दी, धनिया, काली मिर्च, जीरा सहित अन्य मसाले की कीमत में वृद्धि होने से जेब पर बोझ बढ़ गया है। गरीबों के थाली की सब्जी का स्वाद ही फीका हो गया है। पिछले एक माह से जीरा, धनिया, काली मिर्च सहित अन्य मसालों की कीमतों में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी हो गई है। बिहार के एक किराना कारोबारी ने बताया है कि यहाँ सभी मसाले दूसरे राज्यों से आते हैं, हम लोग तो लोकल मंडी से माल उठाते हैं। जब पिछले 2 माह में जीरा की कीमत में लगभग 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गया है। अच्छा, इसी तरीके से अजवाइन, काली मिर्च, धनिया सहित सभी मसालों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। जब कारोबारियों ने बताया है कि सभी मसालों की कीमत में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दालचीनी और मेथी की कीमत में कुछ कमी आई है। एक दुकानदार ने बताया है कि कीमत में वृद्धि होने का मुख्य कारण फसल के उत्पादन में कमी है। यहाँ अधिकांश मसाले दूसरे राज्यों से आते हैं। बाजार में नई फसल आने के बाद कीमतों में कमी होगी। यह मसालों की कीमत में वृद्धि होने से सब्जी का स्वाद फीका हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सभी पंचायत जनप्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को फरवरी में मासिक भत्ता मिल जाएगा। इसे लेकर सरकार की ओर से 72 करोड़ 32 लाख रुपए जिलों को भेजा है। पंचायती राज विभाग ने सभी उप विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों और फिर जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को 23 फरवरी तक मासिक भत्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के संकट में कमी आ रही है। जहां नए केस और संक्रमण दर दोनों में तेजी से आ रही गिरावट की वजह से बहुत जल्द बंदिशों से मुक्ति मिल सकती है। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जारी होने वाली सरकार की गाइडलाइंस में कई तरह की छूट मिल सकती है। जहां कोरोना से होने वाली मौतों में भी पिछले 24 घंटे में कमी हुई है। जहां नए संक्रमितों में कमी के साथ संक्रमण के नए मामले में बिहार देश में 20वें स्थान पर आ गया है। जहां देश में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में है। जब मध्य प्रदेश 10 तो उत्तर प्रदेश 6ठे पायदान पर है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार संक्रमण दर में रहे गिरावट की वजह से फरवरी के पहले हफ्ते में जारी होने वाली सरकार की नई गाइडलाइंस में पाबंदियों में कुछ छूट दी जा सकती है। फिलहाल बिहार में मंदिर, मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमाघर और पार्क आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद है। जहां इन्हें खोलने की इजाजत मिल सकती है। बिहार में संक्रमण दर में बड़ी गिरावट हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना के बाकरगंज से 14 करोड़ रुपए के लूटकांड के उद्भेदन में पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार देर रात एसआईटी ने इस मामले में 2 मुस्लिमों को जहानाबाद से गिरफ्तार किया है। जब पटना जिले में जहानाबाद पुलिस के साथ साझा अभियान में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में सोना बरामद कर लिया गया है। यह भारी मात्रा में लूटे हुए सोना बरामद किया है। आपको बता दें कि 35 किलोग्राम सोने की लूट हुई थी, लेकिन जो बरामदगी हुई है वह बहुत कम है। सिटी एसपी अमरीश राहुल के नेतृत्व में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और इसमें स्पेशल सेल्स के अलावा कई थानों के तेज तर्रार अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। पटना पुलिस ने जहानाबाद पुलिस के साथ साझा अभियान में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए लूटे गए 30 से 35 किलोग्राम सोने में से अच्छा खासा सोना बरामद कर लिया है। लेकिन सारा सोना बरामद करना पुलिस के लिए अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार और गले में दर्द से पीड़ित मरीजों की पहचान की जाएगी। इनकी लिस्ट तैयार करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके अलावा टीकाकरण से वंचित बुजुर्गों की पहचान भी होगी। इसके लिए फरवरी के पहले सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इनमें नियमित टीकाकरण से वंचित 2 साल तक के बच्चों की भी पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी तेज करने जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने बताया है कि नियमित टीकाकरण सहित दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीजों की पहचान के लिए हाल ही में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें पल्स पोलियो अभियान के तहत इस नए अभियान को चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत 2 सदस्यों की टीम घर घर जाएगी और ये अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र यानी कि दोनों क्षेत्रों में चलेगी। ग्रामीण इलाके के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। जो बच्चे और बुजुर्ग वैक्सीन से छूट गए हैं उन्हें पास के केंद्रों पर जाकर के वैक्सीन लगाने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में होने वाले विधान परिषद के चुनाव और बोहचा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं इस लिस्ट में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल हो गई है। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी उपचुनाव के साथ विधान परिषद चुनाव में भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। किशनगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तरुल ईमान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीमांचल और किशनगंज में पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी। अब
अब पूरे बिहार में इसका विस्तार करने की तैयारी है। जहां अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार के शोषित, वंचित एवं अल्पसंख्यकों के बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीतिक विचार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। पूरे बिहार में जिला से लेकर के पंचायत स्तर तक कार्यकर्ताओं का विश्वास और मनोबल मजबूत हुआ है। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं के परामर्श यानी कि विचार विमर्श के अनुसार पार्टी ने आगामी विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ ही शहरी निकायों में होने वाले चुनाव में भाग लेने का फैसला किया गया है। जब किशनगंज से विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम वहां के विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार की शाम पुलिस और एक दर्जन के करीब अपराधियों में मुठभेड़ हो गई। जहां सभी अपराधी पेट्रोल पंप और शोरूम को लूटने के लिए आए थे। जहां इसके पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई और बदमाशों के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया। घटना जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के सहमलवा में स्थित एक पेट्रोल पंप और वहीं के एक बाइक शोरूम के पास की है। जहां करीब एक दर्जन अपराधी बोलेरो और बाइक पर सवार होकर आए थे। बताया जाता है कि पुलिस को पहले ही इसकी सूचना मिल चुकी थी। जहां इसके बाद सर्विलांस के आधार पर पहले से ही पुलिस सिविल ड्रेस में तैयार थी। जहां इसकी भनक अपराधियों को नहीं थी। अपराधी जैसे ही पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, जिस पर अपराधियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों तरफ से 2 दर्जन राउंड गोलियां चलने की बात कही जा रही है। एसएसपी जयंत कांत ने बताया है कि इस मुठभेड़ में 3 अपराधियों को गोली लगी है, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक पुलिसकर्मी को चोट लगी है। 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में ऐसा कदम उठाया है कि एक लड़की का सुंदर सा जीवन बर्बाद कर दिया और उसके हसीन सपने मटियामिल हो गए हैं। अभी वे अस्पताल में भर्ती हैं और अपनी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही है। मामला बिहार के बक्सर जिला के भरियार ओपी के चक्की विशेश्वर डेरा गांव का मामला है, जहां सेना में जवान बनकर देश सेवा की तैयारी कर रही युवती का सुंदर चेहरा का रंग बदरंग हो गया है और इसकी वजह वह सिरफिरा आशिक है जो उस युवती से एक तरफा प्यार करता था। जब युवती ने शादी करने से सिरे से खारिज कर दिया तो सिरफिरे आशिक ने उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया। सिरफिरे आशिक ने अपने साथियों के साथ उस पर उस समय हमला कर दिया जब युवती फील्ड में दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। जब 3 साथियों के साथ आए सिरफिरे ने उस पर वार कर दिया और जब वो बचने की कोशिश करने लगी तो उसने युवती के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें युवती बुरी तरीके से घायल हो गई। जब उसके एक आंख की रोशनी चली गई है और सुंदर से दिखने वाला चेहरा का रूप भी बदल गया है। जब वह काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती है। सेना में जाकर के देश की सेवा करने का सपना उनका टूट ही चुका है। जब घर गृहस्थी बसाने में भी उसे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।